मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, जो रिसर्च फाइंडिंग्स है वो उन तक पहुंचे, नए अनुसंधान कार्य उन तक पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो यह है कि जो सल्फर है उसके बहुत सारे उर्वरक आते हैं, तो इस सल्फर का बेस्ट उर्वरक कौन सा है। यहाँ मैंने जो सल्फर वाले कई सारे उर्वरक लिखे हैं, आज मैं इसी पे डिस्कस करूंगा कि कौन सी कंडीशन में कौन सा सल्फर वाला उर्वरक प्रयोग करना चाहिए। हर कंडीशन के लिए हमें अलग उर्वरक प्रयोग करना चाहिए, तभी उसके बेस्ट रिजल्ट आते हैं। अगर एक ही उर्वरक को हम अलग अलग कंडीशन में प्रयोग करेंगे सल्फर वाले, तो हमें उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो अलग अलग कंडीशन के लिए सल्फर वाला उर्वरक अलग अलग यूज करना चाहिए। तो क्या ऐसी कंडीशन है कि जहां हमें उस सल्फर उर्वरक का बेस्ट रिस्पॉन्स आएगा, सबसे ज्यादा हमें रिजल्ट्स मिलेगा और पौधों को उसका सबसे ज्यादा असर नजर आएगा। सल्फर एक आवश्यक पोषक तत्व है, पौधों को इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। खास तौर से जो तिलहनी फसलें हैं जिनसे तेल मिलता है, जैसे सरसों है, सोयाबीन है, मूंगफली है, सनफ्लावर है, इसमें सल्फर की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ दलहनी फसलें, मटर है, मसूर, चना, अरहर, इनको भी सल्फर बहुत ज्यादा चाहिए। अनाज वाली फसलों को भी सल्फर चाहिए, चाहे गेहूं है, मक्का है, धान है, लेकिन इनको सल्फर की आवश्यकता तिलहनी फसलों से कम होती है। लेकिन कोई भी फसल है, चाहे दलहनी है, तिलहनी है, चाहे चारे वाली फसल है, कोई भी फसल है, चाहे सब्जी है, चाहे फूल है, सबको सल्फर जरूरी है। सल्फर को हम गंधक भी कहते हैं। ये एक आवश्यक पोषक तत्व है और इसके बिना सल्फर की अगर कमी होती है तो पौधों के अंदर प्रोटीन नहीं बनता, क्लोरोफिल नहीं बनता, बहुत सारे एंजाइम्स नहीं बनते और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। इसलिए सल्फर देना बहुत जरूरी है और ये सल्फर हमें बुआई के समय देना चाहिए, तभी हमें इसको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशन होगी कि ये जो मैंने अलग अलग उर्वरक लिखे हैं, किस कंडीशन में कौन सा उर्वरक प्रयोग करें। तो देखिए, जिप्सम एक भूमि सुधारक के रूप में भी प्रयोग होता है, जिसे हम सॉइल अमेंडमेंट कहते हैं, भूमि को सुधारने में काम आता है। इसमें कैल्शियम भी होता है और सल्फर भी होता है, तो इससे हमें दो तत्व मिलते हैं। तो ये जिप्सम हमें ऐसी मिट्टी में डालना चाहिए जिसमें सोडियम बहुत ज्यादा होता हो। जिस मिट्टी में सोडियम ज्यादा होगा उसमें जिप्सम डालेंगे तो उसका सुधार भी होगा और सल्फर भी मिलेगा। तो यहां हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि पौधों को सल्फर उपलब्ध कराना। ये हम इसको सल्फर वाले उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमें दूसरा लाभ भी मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसी मिट्टी जिसमें सोडियम बहुत ज्यादा हो, जिसे हम सोडिक सॉइल कहते हैं, वहां हम जिप्सम का प्रयोग करेंगे तो हमें सल्फर के और कैल्शियम के अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके साथ साथ वो मिट्टी जो चिपचिपी हो, जो चिपकती हो, जो भुरभुरी ना हो, उसमें भी जिप्सम डालने से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। तो आपकी मिट्टी अगर बहुत जल्दी कठोर हो जाती है, जम जाती है, भुरभुरी नहीं हो पा रही है, चिपक जा रहे हैं उसके कण, ऐसी स्थिति हो रही है, तो जिप्सम डालने से मिट्टी भुरभुरी होगी। या ऐसी मिट्टी जिसमें सोडियम बहुत ज्यादा हो रहा है, वहां भी आप जिप्सम डालें तो भूमि तो सुधरेगी सुधरेगी, इसके साथ साथ सल्फर भी मिलेगा। तो ऐसी मिट्टियों में जिप्सम डालना चाहिए, लेकिन ये बुआई से हमें 10, 15, 20 दिन पहले डाल देना चाहिए ताकि हमें इसके अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। फिर हम बात करते हैं बेंटोनाइट सल्फर की। बेंटोनाइट सल्फर ये दानेदार में आता है और 90% इसमें सल्फर होता है। सबसे ज्यादा सल्फर वाला यही उर्वरक है। तो ये बहुत ही अच्छा सल्फर वाला उर्वरक है, जिससे हमें 90% सल्फर मिलती है। मतलब इसमें अगर हम 100 किलोग्राम अगर ये बेंटोनाइट सल्फर डालना है तो हमें 90 किलोग्राम सल्फर मिल जाएगी। अगर हम 50 किलो सल्फर डालेंगे तो 45 किलो हमें सल्फर मिल जाएगी। सबसे ज्यादा अमाउंट सल्फर वाला यही है। तो ये उर्वरक हम बहुत अच्छे ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। खास तौर से ऐसी मिट्टी जिसकी पीएच ज्यादा हो, वैसे तो सभी मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन जिसकी पीएच ज्यादा हो, जिसकी पीएच 7.5 से ज्यादा जा रही हो, 8 हो, 8.5 हो, वहां हम प्रयोग करें तो इसके और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। क्योंकि ये जो बेंटोनाइट सल्फर होता है ये सल्फेट बनाता है और सल्फेट जो है भूमि में एसिडिटी करता है, अम्ल पैदा करता है, और ये अम्ल क्या है, पीएच को कम करेंगे। तो ज्यादा पीएच वाली मिट्टी अच्छी नहीं होती है। अगर पीएच 6.5 से 7.5 के बीच में हो तो ये बेस्ट पीएच मानी जाती है। पीएच 6.5 से 7.5। तो इससे ज्यादा अगर पीएच आपकी मिट्टी की हो रही है तो उसे कम करने की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में आप बेंटोनाइट सल्फर डाल रहे हैं तो हमें दो फायदे मिल रहे हैं। एक तो मिट्टी की पीएच भी कम हो रही है और पौधों को सल्फर भी मिल रहा है। तो ये बेंटोनाइट सल्फर ऐसी मिट्टियों के लिए बहुत अच्छा होता है जहां पीएच ज्यादा है।
लेकिन बेंटोनाइट सल्फर के भी हमें अच्छे रिजल्ट तभी मिलेंगे जब हम बुआई से 10, 15, 20 दिन पहले डाल दें, क्योंकि सल्फर से सल्फेट बनने में यह समय लगता है। जिप्सम को भी हमें 15-20 दिन पहले डालना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे घुलता है, इसके घुलने में दिक्कत है और भूमि को सुधारने में भी समय लगाता है। तो जिप्सम और बेंटोनाइट सल्फर अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो फसल को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, अगर इसको हम बुआई से 15-20 दिन पहले डाल के मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें और नमी हो मिट्टी के अंदर। नमी होना बहुत जरूरी है, अगर नमी नहीं होगी तो ये सल्फर सल्फेट में नहीं बदलेगा, जिप्सम अपना काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए नमी हो और 15-20 दिन पहले मिलाएं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में बेस्ट फर्टिलाइजर है। पीएच कम करने के लिए बेंटोनाइट सल्फर के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। फिर एक खाद आती है एनपीके 20-20-0-13। तो देखिए इसमें अगर हम एनपीके 20-20-0-13 कहते हैं, ये एन पी के और ये सल्फर है, तो नाइट्रोजन 20% है, फास्फोरस 20% है, के नहीं है इसके अंदर, के 0 है, सल्फर 13% है। तो कुछ मिट्टियां ऐसी हैं जिनमें पोटेशियम बहुत ज्यादा है, पोटेशियम बहुत डालने की उसमें आवश्यकता नहीं होती, ऑलरेडी बहुत सारा पोटेशियम है, तो वहां हमको नाइट्रोजन फास्फोरस डालना है और सल्फर डालना है। तो ऐसी मिट्टियों के लिए ये 20-20-0-13 अच्छा उर्वरक है। कहीं कहीं 16-20-0-13 भी आ रहा है। तो ये ऐसा फर्टिलाइजर है जो हमको 3 तत्व दे रहा है, नाइट्रोजन भी दे रहा है, फास्फोरस भी दे रहा है और सल्फर भी दे रहा है, लेकिन इसके साथ पोटेशियम नहीं है। तो मिट्टी में अगर पोटेशियम बहुत ज्यादा है तो वहां पोटेशियम देने की आवश्यकता नहीं होती, या बहुत कम पोटेशियम देने की आवश्यकता होती है, तो वहां हम एमओपी के माध्यम से पोटेशियम को दे सकते हैं। तो ऐसी मिट्टी में हमें ये वाला उर्वरक प्रयोग करना चाहिए। ये अमोनियम फास्फेट सल्फेट फर्टिलाइजर है, इसमें सल्फेट के रूप में होता है सल्फर, तो ये पौधों को तुरंत मिल जाता है। यहां देखिए जो सल्फर यहां पे सल्फर एस के रूप में है, ये समय लेता है इसको बदलने में। यहां सल्फेट के रूप में तो है जिप्सम में, लेकिन ये धीरे धीरे घुलता है। देखिए जो सल्फेट वाले उर्वरक होते हैं वो तुरंत पौधों को मिल जाते हैं, आप डालेंगे दूसरे तीसरे दिन से ही पौधों को मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिसके अंदर एस होता है, सल्फर के दो रूप होते हैं, एक एस रूप होता है और एक सल्फेट होता है। तो जो एस वाला रूप है वो समय लेता है, क्योंकि एस से सल्फेट बनने में समय लगता है, उसको सूक्ष्मजीव बदलते हैं, बैक्टीरिया बदलते हैं। पौधे जो सल्फर को लेते हैं वो सल्फेट रूप में लेते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि ये देखिए एक एस होता है और ये SO4 होता है, ये सल्फर का एलिमेंटल रूप है, ये सल्फेट फॉर्म है। तो पौधे इसको तुरंत ले लेंगे, मिट्टी में जाएगा, घुलेगा, पौधे जड़ें इसको लेना अपना शुरू कर देंगी। लेकिन अगर हमने सल्फर डाला है ये, तो ये सल्फर से सल्फेट बदलने में समय लगता है, इसको सूक्ष्मजीव करते हैं, इसको नमी भी अच्छी चाहिए और मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया भी होनी चाहिए। तो ये वाला उर्वरक जो है सल्फर वाला हमें बुआई से 15-20 पहले दिन डालना चाहिए। अब जिप्सम इसलिए हम कह रहे हैं पहले डालिए, क्योंकि इसके ये घुलता बहुत धीरे धीरे, बहुत जल्दी नहीं घुलता। तो जिप्सम भी आपको पहले डालना है, बेंटोनाइट सल्फर भी आपको 15-20 दिन पहले डालना है। लेकिन ये जो सल्फेट है इसमें सल्फेट में है, ये जो सल्फर है सल्फेट में है, तो आप इसको बुआई के समय डाल सकते हैं, खास तौर से ऐसी मिट्टी जहां पोटेशियम की कमी नहीं है और जहां खासा पोटेशियम है वहां इसको प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट में भी सल्फर है, लेकिन इसमें जो सल्फर है वो जिप्सम के रूप में है। इसके अंदर जिप्सम के रूप में सल्फर रहता है, करीब 12% इसमें सल्फर रहता है। और जिप्सम में यहाँ पे जो जिप्सम है यहाँ पे करीब 18% रहता है। यहाँ इसके अंदर जो जिप्सम है वो भी धीरे धीरे घुलता है। तो एसएसपी का तो खास तौर से ये फास्फोरस के लिए प्रयोग होता है। इससे 3 तत्व मिलते हैं हमें, सल्फर भी मिल रहा है, फास्फोरस भी मिल रहा है और कैल्शियम भी मिल रहा है। तो इससे हमें 3 तत्व मिल रहे हैं। तो ऐसी मिट्टी जहां हमें फास्फोरस की कमी हो रही है तो वहां ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एसएसपी हम देंगे तो फास्फोरस भी मिल जाएगा और सल्फर भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ सल्फर धीरे धीरे मिलेगा, क्योंकि यहाँ जिप्सम के रूप में है और ये जिप्सम हल्के हल्के घुलता है। फास्फोरस तो जल्दी घुल के मिल जाएगा, लेकिन ये धीरे धीरे घुल के मिलेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि ऐसी मिट्टी जहां पोटेशियम की कमी हो रही है वहां हमारे लिए ये उर्वरक अच्छा रहेगा। सॉरी, जहां पोटेशियम की कमी नहीं है, मतलब पोटेशियम ठीक ठाक है, जहां बहुत कम देने की आवश्यकता है वहां यहाँ रहेगा, यह इस वाले को दें। और जहां फास्फोरस की कमी है वहां फास्फोरस हमें देना है तो फास्फोरस के साथ जिप्सम भी प्रयोग हो जाएगा, जिप्सम के माध्यम से सल्फर चला जाएगा। तो ये देखिए स्थितियां अलग अलग हो रही हैं, तो हर स्थिति हमें देखनी पड़ेगी हमारे खेत में कौन सी स्थिति है, उसके अनुसार ही आप सल्फर का उर्वरक दीजिए। अब मान लीजिए आपके खेत में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, जिंक सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, ये आते हैं। जिंक की कमी को पूरा करने के लिए जिंक सल्फेट है, मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट आता है, ये भी बुआई के समय डालते हैं। तो अब इसमें जिंक सल्फेट में जो जिंक रहता है 33% वाला है तो 15% रहेगा,
15% सल्फर रहेगा 33% वाले में, और अगर 21% वाला है तो करीब 10% इसमें सल्फर रहेगा। मैग्नीशियम सल्फेट में करीब 12% रहता है सल्फर, और इनकी मात्रा भी हम कम डालते हैं, 1 एकड़ में 10 किलो डालते हैं, या 15% वाला तो 6 किलो डालते हैं। तो चूंकि मात्रा कम रहती है तो सल्फर की मात्रा भी कम जाती है। तो अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है तो वहां हमको ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाले सल्फेट भी डालना चाहिए और बेंटोनाइट सल्फर भी डालना चाहिए। तो ये हमारी स्थिति देखनी पड़ेगी कि हमारे खेत में किस न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो उसके अनुसार ही हम सल्फर वाला उर्वरक डालें। पीएच ज्यादा है तो बेंटोनाइट सल्फर डालिए, सोडियम ज्यादा है तो जिप्सम डालिए, फास्फोरस की कमी हो रही है तो एसएसपी डालिए, और पोटेशियम देने की बहुत आवश्यकता नहीं है तो 20-20-0-13 वाला डालिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी आ रही है तो जिंक सल्फेट डालिए या मैग्नीशियम सल्फेट डालिए, इसके साथ बेंटोनाइट सल्फर मिला सकते हैं। तो ये हमारी स्थितियां अलग अलग रहती हैं। एक स्थिति ये हो सकती है कि भाई हमको एनपीके तो देना ही देना है, उसके साथ सल्फर भी हम दें, तो वहां देखिए आप जो हमारा सही कॉम्बिनेशन होगा, एनपीके हम प्रयोग करें 12-32-16 वाला, 12-32-16 वाला एनपीके हम प्रयोग करें, नाइट्रोजन जाएगा, फास्फोरस जाएगा, प्लस इसके साथ हम अगर बेंटोनाइट सल्फर डाल देते हैं, बेंटोनाइट सल्फर क्योंकि दानेदार आता है, तो हमारा कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा बन जाता है, जिसमें हमारे नाइट्रोजन मिल रहा है, फास्फोरस मिल रहा है, पोटेशियम भी मिल रहा है, बेंटोनाइट सल्फर से सल्फर भी मिल रहा है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि सल्फर के बहुत सारे उर्वरक होते हैं। अब आपको अपने रिक्वायरमेंट हमें देखनी चाहिए कि कौन कौन सा मिट्टी किस तरह की है। तो इन जनरल हम अगर बेंटोनाइट सल्फर को प्रयोग करते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सल्फर होता है। तो इसलिए एनपीके उर्वरक के साथ आप बेंटोनाइट सल्फर का प्रयोग करते हैं तो फसल को 4 तत्व मिल रहे हैं, और ये बहुत अच्छी इसमें क्रॉप की परफॉर्मेंस आती है और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि सल्फर के कौन कौन से उर्वरक हैं और कौन सा उर्वरक बेस्ट है। तो ये निर्भर करेगा मिट्टी कौन सी है, क्या उसकी पीएच है, क्या उसमें सोडियम है या नहीं है, किस तत्व की कमी हो रही है, उसी के अनुसार हम सल्फर वाला उर्वरक डालें ताकि दूसरा तत्व की भी पूर्ति हो जाए और हमारी मिट्टी भी अच्छी हो जाए। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।